गुड इवनिंग दोस्तों। अपन ने पिछली क्लास में मीटर ब्रिज पढ़ लिया था। अब मीटर ब्रिज के अंदर हमने क्या पढ़ा, तो हमने उसकी थ्योरी पढ़ ली है और हमको उसके न्यूमेरिकल करना है। तो आज अपन उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मीटर ब्रिज का एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से देखें, क्या दिया हुआ है समझने की कोशिश करें। IIT एडवांस 2014 का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको देखें जरा क्या बोल रहा है ये। देखिए ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विद मीटर ब्रिज, ठीक। ये क्वेश्चन काय में आया हुआ है, IIT एडवांस 2014। क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विद मीटर ब्रिज द गैल्वेनोमीटर शोज नल पॉइंट विद जॉकी इज प्रेस्ड एट 40 सेंटीमीटर। यानी जॉकी को जब 40 सेंटीमीटर पे दिखाते हैं इस जॉकी को, तो गैल्वेनोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका मतलब नल पॉइंट दिखा रहा। यूजिंग ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओम्स, इस साइड पे 90 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ, कहीं पे भी लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो। एज शोन इन द फिगर द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल यूज्ड इन द मीटर ब्रिज इज 1 मिलीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे जो स्केल लगी हुई रहती है उस स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर है। तो उसका ये पूछना है कि अननोन रेजिस्टेंस क्या है, ये बताओ, ठीक है। अब देखो पहले अपन एक हिस्सा सॉल्व कर रहे हैं इसका। तो अननोन रेजिस्टेंस के लिए हमने फॉर्मूला क्या निकाला था कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। यहाँ तक तो बात सही, ठीक है। तो वो क्या था, R अपॉन 90 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L ऐसे ही होता। तो ये L है, ठीक है, 40 और नीचे 100 माइनस L, इसका मतलब इस साइड वाला पूछ रहा है। तो इस साइड वाला यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर होगा। तो ये नीचे वाला अपन ने 60 सेंटीमीटर लिख दिया। भाई याद आ रहा है कि नहीं फॉर्मूला, दिस अपॉन दिस। तो यहाँ पे जो भी लिखा है R अपॉन X इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यहाँ पे अगर मैंने L लिख दिया तो यहाँ पे 100 माइनस L ऐसा फॉर्मूला था सेंटीमीटर्स में। तो R अपॉन 90 इज इक्वल टू 40 अपॉन 60। R अपॉन 90 इज इक्वल टू 40 अपॉन 60। यहाँ तक क्लियर है बात। अब इससे R निकाल लो। तो R क्या जाएगा, 40 अपॉन 60, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर गया तो इंटू 90, काट दो 0 से 0, 3 2 6, 3 3 9, ये इससे 2 बार कट गया। ये 20 है, ये 3 है, 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो R तुम्हारा आ जाएगा 60 ओम्स। यहाँ तक तो बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल था, सीधे फार्मूला लगा दिया था हमने, कुछ नया करा नहीं। ये फार्मूला है हमारे पास, ये हमने यूज़ कर लिया। लेकिन इसके बाद यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि देयर आर 2 ऑप्शंस, ये 60 ये भी 60। ये तो अपन ने समझ लिया कि ये तो गलत है, 135 ये भी गलत है। क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे जिसने कर दिया होगा उसका 135 आंसर आ जाएगा। बच्चे जो गलती करते हैं वो जरूर ऑप्शन उसके अंदर वो लोग डालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 60 और 60 है, तो इसके बाद का मतलब वो एरर पूछना चाहता है। तो एरर पूछना चाहता है तो यहाँ पे एरर एनालिसिस लगाना पड़ेगा। अब एरर एनालिसिस कैसे होता है ये पहले देखें। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, यहाँ पे फॉर्मूले में मान लो कि ये R, ठीक है, और ये X और ये वाला जो है L और ये 100 माइनस L। जनरली अपन ने क्या किया था, जनरली इसके अंदर हम नोन लगाते थे और इसमें अननोन लगाते थे। इसने उल्टा कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला बनाना तुम्हारा, ये फॉर्मूला बना तो इसके अंदर क्या करो, ये R है, ये X की जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 90 लिख देता हूँ, ठीक है ना। इस X की जगह क्या कर देता हूँ, 90 लिख देता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ नीचे R अपॉन 90 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। यहाँ तक समझ में आई बात। अब पिछले साल तुमने एरर एनालिसिस के फॉर्मूले पढ़े थे, तो एरर एनालिसिस के 11 के जो फॉर्मूले हैं उसमें क्या बोलता है कि डेल्टा R अपॉन R, ये वाला डेल्टा R अपॉन R रेजिस्टेंस हमें निकालना वो, और नीचे 90 में कोई एरर नहीं आ सकता क्योंकि 90 इज अ कांस्टेंट टर्म। ये तो अपने को पता ही है, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन इसमें आएगा एरर, ठीक है। तो ये आ जाएगा एरर डेल्टा L अपॉन L प्लस 100 माइनस L का डेल्टा अपॉन 100 माइनस L।
याद आ रहा है? ये नहीं आ रहा तो याद दिला देता हूँ। ऐसा कोई फार्मूला था, z इज इक्वल टू ए क्यूब बी अपॉन सी, इस टाइप का कुछ था। तो इसको तुम डेल्टा z अपॉन z, फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी लिख देते थे। और ये फ्रैक्शनल एरर्स थे, इनको कैलकुलेट करते थे और इनको कैलकुलेट करने के बाद जो है वो पुट कर देते थे, तो तुमको फ्रैक्शनल एरर z में मिल जाता था। अब यहाँ पे ये एरर का फॉर्मूला बना दिया हमने। कैसे बनाया एक बार फिर से बता रहा हूँ। डेल्टा r अपॉन r, 90 तो कांस्टेंट है, छोड़ दिया। डेल्टा l अपॉन l, 100 माइनस l अपॉन 100 माइनस। अब क्या करो कि हमें ये पता है कि जो मेजरमेंट किया जाता है उसके अंदर जो एरर होता है वो उसके लीस्ट काउंट के बराबर होता है। तो मैक्सिमम एरर इन एनी मेजरमेंट इज इक्वल टू what? Is equal to the least count of the instrument. Least count of the instrument. किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो भी होगा वो उसके अंदर मैक्सिमम एरर होगा। मैक्सिमम एरर होगा, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ 0, यहाँ लिखा हुआ 1, ये 2, ये 3, ऐसे करके यहाँ तक 10 लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो लीस्ट काउंट है, मान लो कि सब चीज़ें सेंटीमीटर में है, तो इसका जो लीस्ट काउंट है इट इज़ 1 सेंटीमीटर। तो हो सकता है कि जो चीज़ तुमने नापी हो यहाँ आ गई हो, यहाँ आ गई हो, या बीच में कहीं फंस गई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने का एरर हो सकता है, इससे आगे तो एरर नहीं हो सकता। तो लीस्ट काउंट जो एरर होता है उतना मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम में कम भी हो सकता है। अपन ज़्यादा से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एरर इसके अंदर आया है वो कितना आया है? लीस्ट काउंट के बराबर। अब उसने क्या बोला कि जो स्केल यहाँ लगा रखी है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो स्केल यहाँ लगा रखी है वो स्केल क्या है? उसका लीस्ट काउंट जो है वो है 1 मिलीमीटर। दिख रहा है यहाँ पे, उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर। ये रहा। अब लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, इसका मतलब ये क्या चीज़ आई है? ये डेल्टा एल आया। डेल्टा एल क्या है? 1 मिलीमीटर। और ये 100 माइनस डेल्टा एल भी 1 मिलीमीटर ही होगा। अब इसके अंदर ये यहाँ पे वो मत लगाना। इसका मीनिंग ये है कि जब तुम 100 माइनस एल नाप रहे हो तो कितना एरर है? ठीक है, 100 माइनस एल का मतलब जब तुम 60 नाप रहे हो तो कितने का एरर है, और जब तुम 40 नाप रहे हो तो कितने का एरर है। दोनों ही केसेस में एरर कितना है? तो दोनों ही केसेस में एरर लीस्ट काउंट के बराबर है। तो ये डेल्टा एल भी 0.1 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये 0.1 सेंटीमीटर है। तो डेल्टा एल भी 0.1 सेंटीमीटर आएगा और ये वाला भी 0.1 सेंटीमीटर ही आएगा। समझ में आई बात? तो ये दोनों ही केसेस में अपन 0.1 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो अब ये वाला फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान से देखो। डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन आर। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की जगह 0.1 सेंटीमीटर, और जब तुमने एल नापा था तो वो कितना था? तो वो 40 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पे कितना लिखा मैंने? 40 सेंटीमीटर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल को भी मैं 0.1 सेंटीमीटर ही एरर मान रहा हूँ, क्योंकि इधर से नाप लोगे तो भी वही है। तो 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 100 माइनस एल को क्या लिखेंगे? तो 100 में से जब 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 60 बचेंगे, ये 60। तो यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने? 60। यहाँ तक सब समझ में आ रही बात? अब तुम्हें डेल्टा आर निकालना है, तो इस आर का मल्टीप्लाई तुम्हें इधर करना पड़ेगा। तो ये आर उधर से उठ के इधर गया, तो अंदर क्या बचा? 0.1 अपॉन 40 प्लस 0.1 अपॉन 60। अब ये बताओ कि आर था कितना? 60 था ना, अभी तो निकाला अपन ने। तो ये आर 60 उठ के कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। आई बात समझ में? ये आर की जगह क्या रखना पड़ेगा? 60 रखना पड़ेगा यहाँ। तो यहाँ पे 60 उठा के रख देते हैं अपन। तो ये हो गया डेल्टा आर इज इक्वल टू 60 इंटू 0.1। ठीक है, इंटू दिस। तो इसका एलसीएम यदि लोगे तो ये आ जाएगा 40 इंटू 60। एलसीएम ले लेता हूँ। अब ये वाला इधर गया, ये इधर गया, तो इट विल बी 6 एंड इट विल बी 4। इट विल बी 6 प्लस 4। ये इसका कैलकुलेशन हो गया। तो डेल्टा आर बराबर कितना हो गया? 60 इंटू ऊपर 6 और 4 हो गए 10, नीचे कितना है? 40 इंटू 60। एक 60 से एक 60 कैंसिल, एक 0 से 0 कैंसिल। इसका मतलब 1/4 सेंटीमीटर आ गया।
1/4 सेंटीमीटर को 0.25 सेंटीमीटर बोलते हैं। तो ये 0.25 सेंटीमीटर का इसके अंदर एरर है, और यदि 0.25 सेंटीमीटर का एरर है तो उसकी जो रीडिंग लिखी जाती है वो लिखी जाती है r प्लस माइनस डेल्टा। ठीक है, तो r इज इक्वल टू r, जो तुमने r निकाला वो कितना है 60, तो यहाँ कितना लिख देंगे 60 प्लस माइनस डेल्टा r की जगह कितना लिखेंगे 0.25। ठीक है ना, ये 0.25। तो ये रेजिस्टेंस, अच्छा ये सेंटीमीटर में नहीं भैया ओम्स में आएगा, यहाँ पे यूनिट गलत ले ली मैं, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर तो यूनिट लेस हो जाता है। तो ये 60 ओम का मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तुम्हारा ओम्स में आएगा। ठीक है, तो इट विल बी इन ओम्स। तो यहाँ पे आगे क्या लिख देंगे, यूनिट डाल देंगे इसकी ओम्स। ये इसका आंसर आ गया भैया, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? तो ये एरर कराया मैंने इसके अंदर। देखो फिर से, अब इसमें कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ये वाला ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन है। अब क्या करो कि यहाँ से लिख लो उसको। ठीक है, मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद ये नोट तक लिख लो पहले। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो और किस सन में आया हुआ ये भी लिख लो और नोट लिख लो, फिर उसके बाद नीचे वाला सॉल्यूशन लिख लेना। तो पॉज का बटन दबा दो फटाफट, जल्दी दबाओ। चलिए अब नीचे चल रहा है। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। एक क्वेश्चन हो गया, एरर एनालिसिस भी पता पड़ गया तुमको कैसे करते हैं इसके अंदर। चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। चलो अब आगे बढ़ाएं। नोट कर लिया ना? एक बार और मैं दिखा देता हूँ, नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। मैं पहले एक बार उधर से ले आऊँ क्वेश्चन को। ठीक है, अब आपने यहाँ तक लिख लिया है, उसके आगे अपन देखें। क्वेश्चन में पढ़ाने वाला हूँ, क्वेश्चन समझने का प्रयत्न करें। पहले डिफरेंशियल कैलकुलस बेस्ड है। अपन ने अभी ये पढ़ा कि एरर होता है। ठीक है, यही पढ़ा ना कि एरर होता है, ये वाला। तो अगर मान लें कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है उसने, मतलब मीटर ब्रिज दिया हुआ है, तो उस केस में कंडीशन पूछी है। ठीक है, कंडीशन क्या पूछी है कि व्हाट इज द कंडीशन इन ऑर्डर टू फाइंड द नोन रेजिस्टेंस व्हाइल वी आर हैविंग अ मिनिमम एरर। ठीक है, तो इन व्हाट कंडीशन, इन व्हाट कंडीशन वी विल हैव मिनिमम एरर। क्या करें कि एरर मिनिमम हो जाए मीटर ब्रिज में? तो हमने क्या बोला कि मीटर ब्रिज जो रहता है वो ऐसा रहता है, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर उसके बाद एक यहाँ पे रहता है ऐसा। ठीक है, ये तीन कौन है? कॉपर की स्ट्रिप्स हैं। अब कॉपर की स्ट्रिप्स हैं तो उसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक तुम मान लो कि तुमने लगा दिया नॉन रेजिस्टेंस R, और ये वाला तुमने लगा दिया नॉन रेजिस्टेंस X। ठीक है, ये कौन सा है? अननोन है। अब मैंने इधर उधर कर दिया उसको। अब इधर साइड तुमने एक वायर लगा रखा, और वायर की लंबाई जो है वो यहाँ से यहाँ तक की, ये मान ले कि 100 सेंटीमीटर है, और जो जॉकी लगाई है गैल्वेनोमीटर के साथ वो यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस दे रही है, और ये हो गया L। तो ये वाला क्या हो गया 100 माइनस L, और यहाँ से यहाँ तक अपन ने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ये तक अपने को फिगर सबको पता है। क्वेश्चन ये है कि क्या करें जिससे एरर मिनिमम हो जाए। तो इस केस में एरर कैसे निकलेगा? इसमें निकलेगा R अपॉन X इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ये फॉर्मूला बना, R अपॉन X इज इक्वल टू L अपॉन
100 माइनस एल, तो आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। अब इसके लिए फिर क्या करते हैं अपन, डेल्टा आर अपॉन आर, ऐसे ही करते हैं ना, या डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कर देते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, क्योंकि आर तो फिर अननोन है, तो इसको क्या करो पहले पलटा लो, तो एक्स ऊपर ले लो, नीचे आर ले लो, तो ऊपर 100 माइनस एल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा एल। तो अब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसका मतलब इज द एरर इन एक्स विच इज इक्वल टू 1 बाय आर, में तो कोई एरर होता नहीं है, तो ये आर एज इट इज हो गया, तो यहाँ पे मैं डेल्टा आर अपॉन आर लिख सकता हूँ, लिख लेता हूँ इधर से इधर ले आके, बाद में बोल दूंगा कि इसमें कोई एरर नहीं होता, इट इज डेल्टा आर अपॉन आर, और फिर ये कितना हो गया इनटू, इनटू क्या हो गया, इनटू की जगह यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, तो प्लस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल। यहाँ तक समझ में आई बात। इसको पिछली बार क्यों नहीं लिया था, क्योंकि इसमें एरर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये तो अपन ने लगाया ना, यहाँ पे ये वाला हमने लगाया यहाँ पे, और हमने लगाया तो हमने छाट के लगाया कि एरर ना हो, ये तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से कहीं से लेके आए, तो इसके अंदर एरर नहीं होता, एरर नहीं होता। एरर किस में होता है, लंबाई नापने में एरर हो जाता है, ये लंबाई L1 और ये वाली लंबाई 100 माइनस L1, इसको नापने में कुछ गड़बड़ हो सकती है, 100 माइनस एल ही कर देते, इसलिए एरर मैंने सिर्फ काय में लिया है, डेल्टा इसमें लिया है और इसमें लिया है, और इसके अंदर एरर छोड़ दिया। अब इसमें ये बताओ कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ये है, ठीक है, और ये तो इसके अंदर डेल्टा एक्स को क्या अपन डी एक्स लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू डी एल अपॉन एल प्लस डी 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल। जब भी डिफरेंशियल में ले जाना होता है ना, तो डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको डी एक्स अपॉन एक्स ही रहना, इसको डी एल अपॉन एल ही रहना, इसके बाद इसको नीचे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर ऊपर वाले का डिफरेंशियल होगा, तो 100 का डिफरेंशियल 0 और इसका डिफरेंशियल माइनस का डीएल, ठीक है, 100 और इसका डिफरेंशियल क्या, माइनस का डीएल, तो यहाँ पे माइनस का डीएल डिफरेंशिएशन बचा, 100 का इसलिए 0 क्योंकि 100 कांस्टेंट है, माइनस एल का -1, तो माइनस डीएल, और नीचे क्या आ गया 100 माइनस एल। यहाँ तक समझ में आई बात। अब उसके बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, उसके बाद नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने लिखा डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी एल कॉमन 1 अपॉन एल माइनस 1 अपॉन 100 माइनस एल, ठीक। तो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी एल, इधर लिखा एल, इधर लिखा 100 माइनस एल, एलसीएम ले लिया, ये गया इधर, ये गया इधर, तो ये हो गया 100 माइनस एल माइनस एल, तो dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी एल, ऊपर हो गया 100 माइनस 2l अपॉन में l इंटू 100 माइनस एल। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा। अगली स्टेप, इसको मैंने लिखा dx अपॉन dl, ये कहाँ से आ गया, अरे ये dl उठा के नीचे ले गया, x उठा के ऊपर ले जाओ, इट इज इक्वल टू x अपॉन l इंटू 100 माइनस 2l अपॉन 100 माइनस l। ये तुम्हें मिला dx अपॉन dl। dx अपॉन dl क्या होता है, dx अपॉन dl डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू l। ये x क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस जो अपन निकालने वाले, और वो किस पे डिपेंड करता है, l पे डिपेंड करता है। इसलिए अपन ऐसा बोल सकते हैं कि dx अपॉन dl, जैसे जैसे l चेंज होगा x चेंज होगा, और इसमें एरर आएगा। अब वो बोल रहा है कि एरर मिनिमम होना चाहिए, तो हमें ऐसा पता है कि मिनिमम के लिए कंडीशन होती है मैक्सिमा मिनिमा की, डिफरेंशियल कैलकुलस 11th क्लास का मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा ये बोलता है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएट करा है तुमने उसको 0 पुट कर दो, तो आप फंक्शन को 0 पुट कर देंगे, इसको 0 पुट कर देंगे, तो इसको जैसे ही 0 पुट करोगे तुम्हें मिलेगा x अपॉन एल 100 माइनस 2l अपॉन 100 माइनस एल। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये दोनों ऊपर जाएंगे, 0 से टकराएंगे, खत्म हो जाएंगे,
ये नीचे आएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ बचा 100 माइनस 2l इक्वल टू 0, तो उसको मैंने लिख लिया 100 माइनस 2l इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको समझ में आई बात? 100 माइनस 2l इक्वल टू 0, इसका मतलब 100 इज इक्वल टू 2l, इसका मतलब l इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ये l बराबर 50 सेंटीमीटर पर एरर कम से कम आता है, एरर कम से कम आता है, कम से कम। कम से कम का मतलब एट द मिड पॉइंट यानी कि 50 सेंटीमीटर, द एरर इज मिनिमम। ठीक है, तो हम इससे क्या शिक्षा मिली हमको इस पूरी कहानी से? वो ये शिक्षा मिली कि अगर एरर को मिनिमम करना है तो नल पॉइंट को बिल्कुल बीच में आना चाहिए, इस कोने पे या उस कोने पे नहीं आना चाहिए। समझ में आई बात? अब बीच में आना चाहिए तो बीच में लाने का उसको प्रयत्न करना चाहिए। उसके अंदर जो सेकंड वाला रेजिस्टेंस है उसको चेंज करके ऐसा सेट करो कि बीच में नल पॉइंट मिले। तो हम क्या बोलेंगे कि इफ नल पॉइंट is obtained at 50 centimeter, then error is minimum। और इसके आसपास उसको लाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे हमको कम से कम एरर मिले। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन ये पूछा था हमसे कि क्या करें कि एरर मिनिमम मिले, तो हमने डिफरेंशियल करके पता कर लिया कि एरर तब मिनिमम मिलेगा जब तुमने ये वाले को यहाँ की जगह कुछ यहाँ पे सेट किया। अब तुम बोलोगे ये अपने हाथ में थोड़ी अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है। तुम अननोन रेजिस्टेंस को तो कुछ नहीं कर सकते, पर नोन को इस तरीके से सेट करो ना कि ये बैलेंसिंग हो जाएगी, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाए। तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस बॉक्स नाम की चीज आती है, इसमें से रेजिस्टेंस पुल करके अपन कोई सा भी रेजिस्टेंस ला सकते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस एडजस्ट करो। अच्छा, एग्जैक्ट 50 पे नहीं आएगा तो 45 पे आएगा, 45, 46, 47, 55, 53 कुछ भी आए, पर 70, 80, 90 पे नहीं आना चाहिए, एरर ज्यादा हो जाता है। 10, 20, 30 पे भी नहीं आना चाहिए, एरर ज्यादा हो जाता है। आगे भी एरर ज्यादा, पीछे भी एरर ज्यादा, बिल्कुल मिड में सबसे कम एरर, इसीलिए कहते हैं मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग। ठीक है, मध्यम मार्ग उत्तम मार्ग, बीच में सबसे कम एरर आता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। पहले यहाँ तक एक पॉज दबा देना, उसके बाद नीचे दबा देना, दबा दो भाई पॉज। हो गया, चलो अब मैं नीचे ले रहा हूं। हाँ, किसी को मेरे चेहरे के कारण कुछ अड़ गया हो तो वो लिख ले इधर साइड से। एक बार और पॉज दबाऊंगा नीचे ले जाके। चलो अब ये लास्ट है, यहाँ तक हो गया। हो गया आप लोगों का। चलिए अब आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसके अंदर एक चीज और है, उसको बोलते हैं एंड करेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन। अब तुमको याद हो तो 11th क्लास में भी साउंड चैप्टर में एंड करेक्शन आया था। ठीक है, उसमें वेव जो है वो थोड़ी सी बाहर निकल गई थी, उसको हम एंड करेक्शन बोलते थे। यहाँ एंड करेक्शन किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे तुमने क्या कर रखा है, कॉपर के वायर लगा रखे। ठीक है, कॉपर के वायर लगा रखे ना यहाँ पे। कहाँ गए? और ऊपर है क्या? हाँ, ये रहा। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है इसी को मैं पीछे ले जाता हूँ फिर से बनाने की जगह। डायग्राम छोड़ के सब आ गया। अरे
चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है कि एंड करेक्शन नाम की चीज पढ़ा रहा हूं, एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन क्या होता है, तो हमने क्या बोला कि जो हमारा वायर है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 40 और यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है। लेकिन तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, इस जगह पे ये वायर क्या एग्जैक्टली कोने पे बंधा है कि एक आध पॉइंट ज्यादा है, एक आध पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाली जो जगह है कौन सी वाली है, इतनी सी, और यहाँ पे जो ये इतनी सी है, इसके अंदर इस कॉपर का भी एरर जुड़ गया है। ये कॉपर है ना जिसकी स्ट्रिप है, कॉपर की स्ट्रिप का भी रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो लेफ्ट गैप में भी कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस आ गया और इधर भी आ गया। अब वैसे तो क्या निग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी अब क्या क्वेश्चन ही ऐसा बनाते हैं कि वो एंड करेक्शन वाला, तो फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इतना जो एक्स्ट्रा लेंथ है इसको करेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा लेंथ x यहाँ पे अगर एंड करेक्शन है और यहाँ पे y एंड करेक्शन है, तो हम इसको जोड़ देते हैं। अब कैसे करेंगे, तो जैसे मान लो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता था 60, तो अब क्या होएगा, r अपॉन 90 इज इक्वल टू 40 अपॉन 60 की जगह क्या होगा, यहाँ पे एंड करेक्शंस जुड़ जाएंगे। तो इसकी जो लेंथ है x वो यहाँ जुड़ जाएगी और इसकी लेंथ y यहाँ जुड़ जाएगी। बेसिकली तो ये रेजिस्टेंस होता है, लेकिन रेजिस्टेंस को हम लेंथ के इक्विवेलेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो r अपॉन 90 इज इक्वल टू 40 प्लस x अपॉन 60 प्लस y, वेयर x एंड y आर दी एंड करेक्शंस। इस तरीके से एंड करेक्शंस यूज में लाते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात, ठीक है। तो अब एंड करेक्शंस क्या होता है, एंड पे जो करेक्शंस होता है उसको एंड करेक्शंस बोलते हैं, और इट इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर स्ट्रिप, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप। अब कोई पूछेगा इसको दूर कैसे करते हैं, तो सभी तरह के एरर्स दूर करने का एक ही तरीका है, एक बार आर इधर लो अननोन और इधर साइड नोन डालो, अगली बार इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, और कोशिश ये करो कि ये बिल्कुल मिड पे आए, तो सारे एरर हट जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल मिड पे आएगा तो ये पॉइंट लेंथ वाला एरर हट जाएगा। इसको इधर ले लोगे, इसको इधर ले लोगे, और मान लो कि इधर से ही 50 पे आ रहा है, इधर से ही 50 पे आ रहा है, तो तुम्हारा पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट सही है। और एक बार तुमने इसको इधर से किया, एक्स बार इधर से किया और तोला और बीच में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज सम एंड करेक्शन। अरे सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों करते हैं, तो तराजू है, तुमने फल इधर रखे और इधर साइड जो है बाट रखा, ठीक है। अब मान लो कि कुछ एरर होगा, तो तुम अगर इसको इधर कर दोगे, इसको इधर कर दोगे, तो पता पड़ जाएगा। अभी स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन फल और बाट को यदि तुमने इंटरचेंज कर दिया, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया और एक तरफ झुकने लग गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है उसके अंदर, तो फिर अपन एरर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार इधर से कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट, एक बार इधर से कर लेते हैं, और फिर उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, दोनों की एवरेज वैल्यू, ये इसका मेथड है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, तो मैं लेके आता हूँ पहले क्वेश्चन, ठीक है। तुम जब तक एंड करेक्शन लिख लो, यहाँ पे बना लो ये x और y, ठीक है। पॉज दबाओ, ठीक है। एंड करेक्शन बना ले, किसको बोलते हैं, ये एग्जांपल है 40 प्लस x एंड y, बस तुमको याद रखना है एंड करेक्शन इज ऑलवेज एडेड, ठीक है। हाँ तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आईआईटी में आया हुआ है 2011। पढ़िए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, आईआईटी एडवांस में आया हुआ है, मेडिकल में भी सेम क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बड़ा नहीं है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। जिसको कंसेप्ट पता है उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। बोल रहा है कि मीटर ब्रिज जो है उसको इस तरीके से सेट किया गया है कि 10 ओम के रेजिस्टेंस से काम चला रहा है, ये रहा 10 ओम का रेजिस्टेंस, और नल पॉइंट जो है वो शो कर रहा 52 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 52 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा है कि यदि एंड करेक्शंस हो कितने के, तो एंड करेक्शंस हो यदि 1 सेंटीमीटर के और 2 सेंटीमीटर के, तो ये बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये जो यहाँ पे x रखा हुआ है, x लिखो या r लिख दो, इसकी वैल्यू क्या है, ऐसा पूछ रहा है उस वाले की, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर ये 10 ओम का है तो दिस अपॉन दिस, क्या दिस अपॉन दिस
इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। लेकिन अगर अपन डायरेक्ट कर देंगे तो एरर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा इसको x अपॉन 10 इज इक्वल टू 52 अपॉन, अब सोचो क्या लिखना पड़ेगा। तो पहली चीज, अगर ये 52 है तो ये बात पक्की है कि ये 100 में से 52 माइनस करके आएगा, और 100 में से 52 माइनस करके आएगा तो 48 आ रहा होगा। 100 में से 52 माइनस होंगे तो 48 आएगा, इसका मतलब नीचे 48 आएगा। लेकिन एंड करेक्शन को जोड़ा जाता है, तो यहाँ का एंड करेक्शन और यहाँ का एंड करेक्शन जोड़ना पड़ेगा। जो पहले के लिए दिया है तो पहले के लिए 1 सेंटीमीटर है तो इधर वाला 1 सेंटीमीटर होगा ये, और यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो इधर वाला 2 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ का एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर है, यहाँ का एंड करेक्शन 2 सेंटीमीटर इसमें जोड़ देंगे। तो 1 सेंटीमीटर इधर जोड़ दोगे और 2 सेंटीमीटर इधर जोड़ दोगे। अब इससे तुमको क्या मिलेगा, x अपॉन 10 इज इक्वल टू 53 अपॉन 50। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 53 डिवाइडेड बाय 5, 5 10 जा 50, बचे 30, तो 5 6 जा 30, तो ये 10.6 ओम्स इसका आंसर आएगा। तो ये वाला इसका आंसर हो गया 10.6 ओम्स। आया समझ में एंड करेक्शन कैसे लगाया जाता है? दोनों एंड्स को ऐड कर देते हैं, जो भी करेक्शन उसने दिया उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, आप लिख लें जेईई में आया क्वेश्चन। पॉज दबा दीजिए। चलिए मैं नीचे कर रहा हूँ। ये जो लेक्चर बनते हैं ना, मान लो ये आधे घंटे के भी है ना, तो कम से कम ये 1 घंटा लग जाता है तुमको पूरा सॉल्व करने में। दुगना समय लगता है, दुगना, क्योंकि तुम नोट कर रहे होते हो, डायग्राम बना रहे होते हो। मैंने तो कट पेस्ट कर दिया है, डायरेक्ट डाल दिया है, तो तुमको समय लगेगा इसके अंदर। तो ये आधे घंटे का लेक्चर होगा, वो 1 घंटे चलेगा। जितने का भी होगा ना उससे डबल टाइम ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये मीटर ब्रिज अब पूरा कंप्लीट हो गया है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और करा देता हूँ और कुछ होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट है, बस इसके अंदर 2-3 क्वेश्चंस और कराने पड़ेंगे। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन में एक करा रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन ये है, साथ के साथ लिख भी सकते हो। तो इन ए मीटर ब्रिज, लिख लो साथ में, इन ए मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड at a distance of 33 centimeter from A. If now a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, S, the null point occurs at 52 centimeter. Find the value of R and S. अब क्वेश्चन में देखो डायग्राम दिया हुआ उसने, तो ये अपना रेजिस्टेंस R है और इसी के आगे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है S, ये R और S, इसके साथ एक 12 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा। ठीक है, और ये स्ट्रिप ऐसी रहती है और इस स्ट्रिप के अंदर वायर लगा रहता है ये गैल्वेनोमीटर के साथ, और यहाँ पे लगा रहता है गैल्वेनोमीटर, और ये इसकी जॉकी कनेक्टेड है। इसको उसने D पॉइंट दे दिया, इसको उसने A दे दिया, इसने इसको C दे दिया, और बैटरी कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी बैटरी। तो ये बैटरी लग गई। ठीक है, और बैटरी कितने वोल्ट्स की है, कितने की भी उससे कोई लेना देना नहीं। अब वो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन पढ़ो एक बार,
In a meter range, null point is obtained. Null point is obtained at a distance of 33 सेंटीमीटर from A. इसका मतलब 33 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट आ रहा था, ठीक है। नो रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S, इसका मतलब पहले ये नहीं लगा था, ठीक है, ये वाला बाद में लगा दिया गया। तो पहले कौन था, पहले R था, S था, इधर और इधर था, अब बाद में ये लगा दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि नल पॉइंट बढ़ के अब 52 सेंटीमीटर हो गया। अब नल पॉइंट बढ़ के 52 सेंटीमीटर हो गया यहाँ कहीं पे। तो उसने पूछा है कि R और S की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है तो पॉज का बटन दबाओ, सॉल्व कर लो। नहीं आ रहा तो मेरा सॉल्यूशन देखते जाओ। सबसे पहले क्या था, क्या 12 ओम्स लगा था, तो उसका आंसर नहीं लगा था। इसका मतलब ये था ही नहीं, ये नहीं था, तो R अपॉन S इज इक्वल टू 33 अपॉन 67। R अपॉन S इज इक्वल टू 33 अपॉन 67, ऐसे ही तो होता है। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, मीटर ब्रिज ही तो है ये। तो इसके अंदर अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट केस में, पहले केस में क्या हुआ, R अपॉन S इज इक्वल टू, तो R अपॉन S को मैंने R ही लिखा, अपॉन S लिखा, विच इज इक्वल टू 33 अपॉन बोलो कितना 67 पहले, ठीक है। तो 33 अपॉन 67, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये कब हुआ, पहले केस में हुआ। अब क्या किया उसने, अब पैरेलल में लगा दिया एक को, तो सेकंड केस बन गया। सेकंड केस बन गया तो सेकंड केस कैसे बना, R अपॉन, ये दोनों पैरेलल इक्वल टू 52 अपॉन बचावा 48, हाँ कि नहीं, बचावा 48 ही तो होगा। तो अब की बार क्या बना, केस 2। तो सेकंड केस में हमने क्या बोला, सेकंड केस में बोला R अपॉन दिस, और ये क्या है, ये वाला है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्योंकि R क्या है, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में होता है हमारे पास फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसका मतलब 12 इंटू S अपॉन 12 प्लस S, यही हुआ ना इधर साइड वाले का। तो इधर साइड वाले का R इक्विवेलेंट क्या हुआ, 12 इंटू S अपॉन 12 प्लस S। तो इसके लिए क्या बनाओगे आप, दिस अपॉन दिस इक्वल टू 52 अपॉन 48। तो ये हो जाएगा R अपॉन 12S अपॉन 12 प्लस S, ये पूरा नीचे है, विच इज इक्वल टू 52 अपॉन 48, वो तो 100 अपॉन 100 माइनस 80 होता है 48। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन है, तो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। दो इक्वेशंस और दो अननोन को सॉल्व कर लेंगे, तो उससे हमको जो है वो आंसर मिल जाएगा। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर रहा है यहाँ पे, देखो कर भी सकता हूँ, तुम बोलो तो कर देता हूँ। चलो सबसे पहले क्या करो कि ये वाला जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R इंटू 12 प्लस S अपॉन 12S, इट इज इक्वल टू 52/48। यहाँ तक समझ में आई बात। ये वाला जो है ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ये नीचे रह गया। क्या हमारे पास R/S की वैल्यू उपलब्ध है क्या, तो है ना R/S की वैल्यू। तो ये जो R/S की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये रख देते हैं वैल्यूज, तो R/S की वैल्यू को रख देते हैं 33/67, 12 प्लस S और अपॉन में 12, अरे 12 प्लस S और अपॉन में 12, R/S तो रख ही दिया ना तुमने, R/S तो रख दिया, तो ये बचा और ये बचा, तो ये यहाँ लिख लिया और ये वैल्यू डाल दी, विच इज इक्वल टू 52/48। अब जितना कैंसिल हो जाए कर देना, तो इसको अपन ने लिख दिया 12 प्लस S इज इक्वल टू, ये इधर से इधर गया, 12 भी गया ऊपर, 67 भी ऊपर, 33 नीचे, तो बचा 52 इंटू 67 इंटू 12 अपॉन 48 इंटू 33, आगे ना, अरे 33 नीचे आ गया और ये ऊपर चले गए,
अब देख लो कैंसिल आउट हो रहा है 12 से, 12 वन 12, 12 फोर, ठीक है। अब ये वाला जो है वो आपस में जितनी बार भी कैंसिल हो जाए, ये शायद 3 बार, ये अगर 66 होता तो ये 2 बार कैंसिल हो जाता, तो करीब करीब मान लेता हूँ 66 है वो, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ 66 है, तो 33 वन ज़ा 33, 33 टू ज़ा, एक आध पॉइंट और जीरो आगे जाएगा, तो 0.0 छोड़ रहा हूँ मैं, तो 12 प्लस एस इज इक्वल टू, इट विल बी 104, इससे एस मिल जाएगा 104 माइनस 12, ठीक है। तो एस की वैल्यू 104 माइनस 12 कितनी हो गई, तो ये हो गया 2 इधर आ गया और 9 इधर आ गया, तो ये 92 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली आ गई इसकी वैल्यू। अब जब इसकी आ गई है तो उसको इसमें रख देना, इसकी आ जाएगी, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, यहाँ पे पॉज दबाइए, लिख लीजिए। यहाँ पे एक 4 रह गया है ये वाला, ठीक है, तो उसको कैलकुलेशन में ले लेना। समझ में आया कहाँ पे वो 4 छूट गया नीचे, ये 4, ये भी काटा नहीं मैंने इसको, तो ये अपॉन में 4 है यहाँ पे, इसके अपॉन में यहाँ पे 4 है, और ठीक है। काटना है तो काट दो इसके आगे, तो उससे एस निकल आएगा, ठीक है। तो ये एस की वैल्यू 4 टाइम्स लेस आएगी, तो ये हो जाएगा 12 प्लस एस इज इक्वल टू, ये हो रहा है 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये होता है 52, और फिर कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो रहा है 26, ठीक है। तो एस की वैल्यू आएगी 26 माइनस 12, तो एस की वैल्यू आएगी 14, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। और एस की वैल्यू यदि 14 है, एस यदि 14 है, तो यहाँ पे अपने को ऐसा भी पता है ना कि फर्स्ट केस में क्या है, आर बाय एस, तो आर बाय एस इज इक्वल टू 33 बाय 67, तो हम r बाय 14 इज इक्वल टू 33 बाय 67 कर देंगे, तो r इज इक्वल टू 33 बाय 67 इंटू 14 हो जाएगा, तो r की वैल्यू, ये अगर मैं 2 बार काट दूँ तो 7 हो जाता, देखो कैसे काटता हूँ, 33 2 सा 66 अप्रॉक्सीमेट है ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 7 ओम्स आता है इसका, ठीक है। ये भी अप्रॉक्सीमेट लिख देना चाहिए साथ में, ये ऑप्शन हो, तो ऑप्शन से देख लो कि इनमें से कौन कौन सा बोल रहा, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, इसको नोट कर लेना। ये यहाँ से एक तो नोट कर ही लिया था, अब नीचे ले जा रहा हूँ, इसके कैलकुलेशन है यहाँ, ये कैलकुलेशन नोट कर लेना, थोड़ा कुछ छूट जाए तो अपने आप कर लिया करो, उसमें क्या है, अभी तो समझाया है, कैलकुलेशन तो है, लिख लो। चलो अब ये समझ में आ गया तुम्हें मीटर ब्रिज और उसका कंसेप्ट, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे।